स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था उत्तर वैदिक काल को। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक हो गया, उत्तर वैदिक हो गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है महाजनपद काल। मैं क्यों ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का नाम ले रहा हूँ, जरा समझिएगा। क्योंकि ये सब इतिहास में मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो देखेंगे कि आखिर में महाजनपद बने कैसे। ठीक। तो अब ऐसे समझिए कि जब हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, कबीले प्रमुख होते थे। छोटे छोटे लोग कबीले में रहते थे। तो ये किस में रहते थे? कबीले। और कबीले, बड़े छोटे छोटे कबीले मिलकर, कबीले प्लस कबीले मिलकर क्या बनाए? यहाँ टू कबीले मत लिखिएगा। कभी छोटे छोटे कबीले मिलकर क्या बनाए? ये जन बनाए। जन। कुछ ऐसे भी समझिएगा कि क्या होता था कि इसमें आर्य और अनार्य, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। उसमें हमें पता चलता है कि इसके जनक कौन थे? आर्य थे। तो कुछ आर्य और अनार्य लोगों ने मिलके, और पहले तो आर्य और अनार्य में झगड़ा होता था, तो यहाँ पर आर्यों के ही कबीले होते थे। यहाँ पर आर्य और अनार्य मिलके बड़े बड़े कबीले और बना दिए। और जो ये जन था, यहाँ पर छोटे छोटे जन मिलकर क्या हो गए? ये जनपद का रूप ले लिया। जनपद बन गया। अब ये आप बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं इस तरह से कि भाई दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती ही तो है, घटती तो नहीं है ना? मतलब उसी रेशियो में बढ़ती है कि मरने वाले लोग कम हैं और जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा। मतलब जीवन प्रत्याशा अधिक थी। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, और जो प्रशासनिक क्षेत्र थे राजा के वो बढ़ते गए। यहाँ पर राजा चूंकि भू का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामी नहीं था, वो तो पशुपालक जो वर्ग थे उन्हीं का मुखिया था, युद्ध का स्वामी था। यहाँ पर आते आते राजा की पदवी थोड़ी सी बड़ी होने लगी, राजा थोड़ा शक्तिशाली होने लगा, और सभा समिति की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये आप लोग जब जानेंगे तभी समझ पाएंगे महाजनपद काल किस तरीके से महाजनपद बना। ठीक। राजा जब धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया, तो हमने पढ़ा था कि छठी शताब्दी के अंत तक, ये 600 बीसी तक था उत्तर वैदिक काल, 1000 बीसी, 600 बीसी तक। इसके आसपास एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। क्या बना? उस समय लोहे का विकास हो गया। लोहे का आविष्कार हुआ। अब लोहे के आविष्कार ने बहुत ही क्रांतिकारी मतलब परिवर्तन किया। किस तरह से? आगे द्वितीय नगरीकरण को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे तो समझेंगे ही, लेकिन अभी समझिए। लोहे के विकास ने राजा की शक्ति और बढ़ा दी। अस्त्र शस्त्र बनने लगे। राजा एक नियमित सेना रखने लगा, यहाँ के राजा उत्तर वैदिक काल के। और जब नियमित सेना रखने लगा, तो धीरे धीरे वो राजा क्या करने लगा, भाई अस्त्र शस्त्र बन गए लोहे के विकास के कारण, तो इन लोगों ने बड़े बड़े पेड़ों को काटकर और अपने क्षेत्र का विस्तार करना चालू कर दिया। अब जब क्षेत्र का विस्तार किया, तो ऐसे और भी तो जनपद वाले कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं केवल एक ही करेगा। एक को देख के दूसरा करने लगा, क्योंकि उस समय धन के संचित करने की अवधारणा सामने आ गई कि हम जितना इकट्ठा कर लें हमारे लिए वही बेहतर होगा। अब ऐसे ऐसे जब जन मिलकर जनपद बनाने लगे, तो ऐसे ऐसे जनपद भी अब ग्रो करने लगे, वो बढ़ने लगे। और जब ऐसे ऐसे जनपद आपस वाले एक दूसरे के ऊपर या तो कब्जा कर लिए या उनसे मित्रता कर लिए, और फिर ये जो जनपद हैं ये मिलकर क्या बनाए? जनपदों ने किसका रूप ले लिया? महाजनपद का। महाजनपद का रूप ले लिया। तो ये समझिए कि यदि आप लोगों के एग्जाम में कभी प्रश्न आए कि महाजनपद काल में, जैसे जो महाजनपदों का जो जो रूप लिया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, अगर उसमें लोहे की आविष्कार की भूमिका रहे तो आप लोग जरूर उसको टिक करिएगा।
क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कभी ये भी पूछ सकता है कि 600 बीसी में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किस चीज के कारण हुआ। तो उस पर आप लोग टिक करिएगा, लोहे का आविष्कार, है ना। क्योंकि लोहे के आविष्कार ने बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी भूमिका अदा कर दी। नए शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग का उत्थान हुआ, जिसके पास बाहुबल वो सबसे ज्यादा मजबूत, और जो सबसे ज्यादा मजबूत वो उसने सबसे ज्यादा जमीन एक्वायर की, और जिसका जितना ही ज्यादा क्षेत्र फैला उसके वजह से क्या हुआ, उतना ही उनके पास क्या बोलते हैं वो भू राजस्व की राशि आने लगी। राशि के रूप में उस समय अनाज ही होता था, उसका वो लोग व्यापार करते थे, और इसने महाजनपदों का रूप ले लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर में इस महाजनपद के हमारे पास क्या प्रमाण है, आखिर में हमें ये कहाँ इसका वर्णन मिलता है। क्या कोई साहित्यिक साक्ष्य है क्या, क्या कोई पुरातात्विक साक्ष्य है क्या, क्योंकि इतिहास तो किसी न किसी साक्ष्यों पर ही बेस्ड है। हम कोई साक्ष्य देंगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर में इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है। तो यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जन्म के पहले ही महाजनपदों का विकास हो चुका था, और इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, ठीक। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इसका मतलब महात्मा बुद्ध से पहले ही 16 महाजनपदों का विकास हो चुका था। अब अंगुत्तर निकाय के अलावा और भी कोई जानकारी मिलती है तो क्या, तो हाँ, क्योंकि छठी शताब्दी एक ऐसा काल था, उस समय बहुत ही नवीन धर्मों का उदय भी हुआ था। आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। जैसे नवीन धर्म मतलब नए धर्म, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, इस तरह से आजीवक संप्रदाय, तो ये सब चीजें बहुत उभर कर आई थी। उसका कारण भी हम लोग देखेंगे। तो ये समझिए अंगुत्तर निकाय में तो मिलता ही है। ये किसका है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। ये क्या है, जैन ग्रंथ है। इसके अलावा कुछ वहां पर पॉलिशदार कुछ बर्तन मिले, है ना। उस पॉलिशदार बर्तन का जब पुरातात्विक जब हम लोगों ने उसकी जब जांच की, तो यह पाया कि यह उस काल के हैं, महाजनपद काल के। आगे हम लोग देखेंगे शहरीकरण के भी साक्ष्य मिले। तो यह सब चीजें हमें महाजनपद काल के बारे में बताती थी। कौन कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है विशेष करके जो लोग सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, या पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उसमें से ये चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं में ही अधिकतर महाजनपद आते थे। अभी हम लोग देखेंगे उन महाजनपदों को। ये पूछा जा सकता है कि महाजनपद काल के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, वो निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है। उसमें या तो इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, या अगर दोनों दिया रहेगा तो एक ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों। तो आप दोनों टिक करके आइएगा। कहां से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से और भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र क्या है, जैन ग्रंथ है, तो ये मिलता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे, ठीक। तो ये 16 महाजनपद के बारे में आप लोग देख लीजिए। ये थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, वज्जी, मल्ल, अवंती, ठीक, चेदी, अश्मक, कुरु, पांचाल, फिर मत्स्य, शूरसेन, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद है, ठीक। क्या इन सबको याद करना है क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगा, उनको ध्यान में रखिएगा। याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, है ना। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और तोता तो बनना नहीं है, समझना है।
ठीक है। और इसको याद करने का एक और आपको बड़ा ही सही तरीका बताऊं कि आप लोग इंडिया के मैप में 16 महाजनपद को, नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप लिंक पे हम लोग डाल देंगे कि ये जो 16 महाजनपद हैं ये वर्तमान के जो भारत का जो मानचित्र है उसमें कहाँ कहाँ पर थे। यह हम लोग एक इमेज डाल देंगे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये सब 16 महाजनपद थे। अब इसमें से प्रश्न क्या पूछता है कि ऐसा कौन सा महाजनपद था, ऐसा कौन सा महाजनपद था जो भारत के सबसे सबसे दक्षिण में अवस्थित था। तो देखिए जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, इनमें से 15 जो थे वह उत्तर भारत में थे और केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। कौन सा? तो ये था अश्मक। ठीक, अश्मक। ये वर्तमान में अश्मक का क्षेत्र जो है वह तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा के आसपास पड़ता है, वह अश्मक। ये कहाँ गया? ये क्या था? ये दक्षिण भारत में था। तो कई बार पूछता है कि महाजनपद काल में जो सबसे दक्षिणवर्ती महाजनपद था वह कौन सा था? तो कौन सा था? अश्मक। अब इसके अलावा और क्या पूछता है? ऐसा पूछता है कि एक प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में इन महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? तो इसमें से 8 थे। जरा देखिए कौन कौन से थे। काशी, कौशल, ठीक, मल्ल, वत्स, फिर आपका पांचाल और पांचाल हो गया, शूरसेन हो गया। ये सब जो थे हमारे उत्तर भारत क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में थे। और भी कोई था क्या? तो पांचाल हो गया, चेदी हो गया, ये सब। 2, 2, 4, 2, 6, 7, हाँ हो गया 8। ये कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश में। तो कभी पूछ देता है कई बार कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद अवस्थित थे। तो पहले ये 16 आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद से काशी, कौशल, वत्समल्ल और चेदी, कुरु, पंचाल और शूरसेन, ये 8 हो जाएंगे। अब इसी में कई बार पूछ देता है कि गंगा नदी घाटी में कितने महाजनपद थे? तो 10 थे। गंगा नदी घाटी में 10 थे। इनमें से 2 और ऐड कर लीजिएगा, एक वज्जी है, अंग हो जाएगा। ठीक, एक वज्जी हो जाएगा और एक अंग हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 16 महाजनपद। एक और प्रश्न पूछता है इसमें, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न अगर कहा जाए कि 16 महाजनपद में से अगर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह क्या बनता है कि इनमें से ऐसे कितने महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन लागू था? इसका मतलब बाकी में नहीं लागू था क्या? अगर नहीं लागू था तो बाकियों में क्या था? तो बाकी में राजतंत्रात्मक शासन लागू था। जो 14 महाजनपद थे, 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक था शासन, और जो 2 थे उसमें गणतंत्रात्मक शासन लागू था। ये कौन कौन से थे? तो वज्जी एवं मल्ल। ये 2, मल्ल का मतलब क्षेत्र जो वर्तमान का जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, ये मल्ल में आता था। इसके भी 2 ब्रांचेस थे, एक पावा वाला और दूसरा कुशीनारा। पावा का मतलब ये जो पावापुरी और ये जो देवरिया वगैरह वाला क्षेत्र था, ये पावा था। कुशीनारा मतलब कुशीनगर क्षेत्र, जो पडरौना वगैरह का क्षेत्र था, वह था, मल्ल में आता था। और वज्जी ये बिहार में है। तो यह सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। ठीक, अब ये पूछता है कि क्या इन 16 महाजनपदों का वर्णन हमें और भी कहीं मिलता है क्या इसके अलावा? कई बार ऐसे भी पूछ देता है। मैं केवल प्रश्नों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें देखिए जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के विकास ने यह प्रेरित किया कि राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ानी है ना। अब राजाओं जो थे वो क्षत्रिय वर्ग से थे, तो ऐसे शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग का और उदय हुआ। उन लोगों ने अपनी शक्ति में इजाफा किया और क्या किया?
अगल बगल के क्षेत्र को या तो विजित किया, उनको जीत लिया, या तो उनसे मित्रवत संबंध या तो शादी वगैरह करके उनको आपस में मिला लिया। और इन्हीं 16 महाजनपदों में लास्ट में फिर उभर कर आया सबसे जो मजबूत था वह था मगध। तो जब हम लोग आगे पढ़ लेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, क्योंकि वो सब समकालीन है, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो नए नए धर्मों का जो उदय हुआ, जो हम लोग वो पढ़ लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो मगध हम लोग देखेंगे कि आखिर में इनमें से मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर क्यों उभरा, ऐसा क्या कारण था कि मगध ने बाकी क्षेत्रों को या तो मिला लिया, जीत लिया, या तो उनसे शादी करके और उनको आपस में मिला लिया। कई किसी किसी को तो महाजनपद ही दहेज में मिल गया, देखेंगे हम लोग आगे, है ना। तो ये सब थे आपके महाजनपद काल से संबंधित बातें। तो इनको आप लोग एक दो बार दोहरा लेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी। और इसमें से जो प्रश्न बन सकते थे, यूपी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, तो यूपी के लिए बस यही इंपॉर्टेंट था कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, इसमें पुराने महाजनपद काल के कितने महाजनपद आते थे। ठीक, तो इसमें से 8 आते थे। उन 8 को हमने बता दिया, काशी, कौशल, वत्समल्ल, चेदी, कुरु, शूरसेन। ठीक, पांचाल भी 3 1 4 2 6 2 8। और इसमें गंगा नदी घाटी क्षेत्र में कितने महाजनपद आते थे, तो 10 आते थे। कितने, 10। ठीक, इसमें अंग और वज्जी को जोड़ लीजिएगा आप लोग, वो आ जाएंगे। बस यही था आज का महाजनपद काल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।